चिकित्सा के माध्यम से राहत दी है, चाहे बात फ्री मेडिसिन की हो, फ्री टेस्टिंग की हो, या चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार और विकास की हो। कांग्रेस ने कोविड के समय के प्रबंधन को विश्व में सराहा गया था। आज हम उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हमने जनता के माध्यम से ये बात उठाई है, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जनता को राहत देना ही राजनीति है, जनता के पक्ष में खड़े होना ही राजनीति है। तो हम चूंकि एक राजनीतिक संगठन है, हम आज जनता के लिए खड़े हो रहे हैं और ये आंदोलन बीकानेर की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल में 2-3 सालों में 3 साल में बहुत ज्यादा निचले स्तर पर जाकर पीबीएम की अव्यवस्था हुई है और पीबीएम का कोई धनी धोरी नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता समाप्त हो चुकी है और एक तरीके से भगवान भरोसे इतने बड़े हेल्थ सिस्टम को छोड़ा जा रहा है, जो कांग्रेस एक राजनीतिक रूप से इसको स्वीकार नहीं कर सकती। और हम ये चाहेंगे कि इस आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था में सुधार हो और दबाव में ही सही प्रशासन और सरकार को सुनना पड़े और जनता को सुविधा देनी पड़े। कमल जी, इतनी क्या व्यवस्था होगी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को बीकानेर आना पड़े इसके लिए 30 तारीख को? प्रदेश में निरंतर पहले कोटा, फिर जयपुर, फिर बीकानेर, लगातार एक ही तरीके के अपराध हो रहे हैं। एक तरीके से कर सके कि ये अपराध की ब्रेन मैपिंग है। लगातार प्रसूताओं को एक तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। हम इसको मर्डर से कम नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है। एक बार थोड़े दिन पहले बच्चों के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद हो गई थी। मतलब ये एक संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम जिम्मेवार लोग बड़े बड़े फोटो खिंचवाकर जब किसी व्यवस्था की वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, तो जब इस तरह की दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था होती है, तो जिम्मेवार लोग पर्दे के पीछे क्यों छिप जाते हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? अव्यवस्था क्यों हो रही है? सरकार की प्रशासन पर पकड़ खो चुकी है। मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाकर हर चीज की रिपोर्ट देते हैं। अनुभव की सरकार में बेहद कमी है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं पहले तो उनको यह सलाह देना चाहूंगा कि खुद चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में कल की तारीख में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। कांग्रेस और आरएलपी ने मिलकर एक आंदोलन किया, वहां भी प्रसूता की मौत हुई है। ऐसा होना, एक बार वो दिल्ली से पूछकर चिकित्सा मंत्री को बदल दे राजस्थान के। यानी जो अव्यवस्थाएं हैं, ये चिकित्सा सिस्टम तो हमारे आज़ादी के बाद से ही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मौतें पहले भी हुई है, लेकिन आंदोलन कुछ इन दिनों ज़्यादा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने मेडिसिन विंग को शुरू करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। कांग्रेस सरकार की देन थी कि उसको सीएम मुंदड़ा जी के जो एक कल्पना थी, उनकी कल्पना के अनुरूप हमने प्रशासनिक रूप से डिजाइन करके बीकानेर की जनता को सेवा देने की और बीकानेर की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने का एक प्रयास किया। बनी हुई मेडिसिन विंग 3 साल में इनसे शुरू नहीं हो पा रही है। इससे ज्यादा इनकी क्या कमी रह सकती है? इसी तरीके से दूसरी हॉस्पिटलों के कुछ क्षेत्र है वो है। आज पीबीएम में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि पीबीएम का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, डॉक्टर बीटी कल्ला जी के समय में रिक्शा देकर फ्री ई रिक्शा की सेवा दी गई थी, जिसे पहले इन्होंने उनके नाम को आगे पोता गया और फिर वो रिक्शा बंद है और वो आज रिक्शा कहां पर है किसी को पता नहीं है। जनता को कितनी असुविधा हो रही है। यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनका ध्यान सिर्फ ठेका प्रथाओं पर और इससे लाभ लेने की है, जबकि मैं समझता हूं कि चिकित्सा जनता की सेवा का इससे बड़ा अनुपम, इससे बढ़िया मौका किसी राजनीतिक व्यक्ति को मिल नहीं सकता। भरपूर सेवा करनी चाहिए चिकित्सा के माध्यम से। चिकित्सा को लेकर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो एक प्रशासनिक अधिकारी को लगाने की बात कर रहे हैं, आईएएस को या किसी आरएएस को कह रहे हैं कि इस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे लगा देना चाहिए, ये कहाँ तक जायज है? ये बिल्कुल जायज है। हॉस्पिटल में जितनी अव्यवस्था हो रही है उसके पीछे ये है कि जो बीकानेर के डॉक्टर्स में की प्रतिभा को मैं कहीं भी कम नहीं आंक रहा हूं। बीकानेर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका लोहा आज विश्व में हम कह सकते हैं कि मानते हैं, लेकिन आज जब उन्हीं को जब प्रशासनिक व्यवस्था करनी होती है तो ना तो उनके पास क्वालिफाइड डिग्री होती है, ना उनमें, चूंकि उनका क्वालिफिकेशन, उनका एजुकेशन ऐसा रहा है कि वो उस व्यवस्था को कर पा रहे हैं। और जो लोग, और कांग्रेस के टाइम में मेडिकल जूरिस्ट या इस तरह के लोगों को व्यवस्थाओं में फ्रंट पर उतारा जाता था जिन पर इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता था। आज ये व्यवस्था गड़बड़ी और जिस तरीके से पीबीएम का विस्तार हुआ है, एक आईएएस से कम क्षमता का व्यक्ति इस पूरी हॉस्पिटल को संभाल नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ मात्र बीकानेर के लोगों की नहीं है। बीकानेर के लोग लाभान्वित जरूर है, लेकिन आज प्रदेश और देश के बहुत हिस्से से लोग आकर यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। पिछले 2-3 साल में बीकानेर की पीबीएम की गुडविल में भी बड़ी भारी गिरावट आई है।
कमल कल्ला जी, आप प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और कहीं न कहीं जो फ्रंट लाइन में नहीं रह करके पीछे आप काम करते हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से भी देखा गया है, बेहतरीन आप कार्य करते हैं। आप ये बताइए कि ये आरएसएस और सेवा दल का क्या कंपैरिजन है? हमारे बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। आरएसएस भारत की आत्मा का एक संगठन है। ये आज़ादी से पूर्व का संगठन है। पंडित नेहरू जी की सोच का संगठन है। डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर जी ने जब हमारा आज़ादी का आंदोलन निरंतर कमज़ोर हो रहा था बौद्धिक और शारीरिक रूप से, तब उनको एक संगठन की ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि जब क्या होता था कि आज़ादी के आंदोलन में जब हमारे जनता, भारत की जनता खड़ी होती थी, थोड़ा से आंदोलन करते ही थोड़े समय में उनको कुचल दिया जाता था, जेलों के भय दिखाकर, उनको प्रलोभन दिखाकर और कभी कभार उनको शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर। उस समय में एक संगठन तैयार किया गया जो कि विभिन्न स्वयंसेवक और श्वेत सैनिकों के माध्यम से, तब उसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल था, तो उनके माध्यम से भारत में एक मानसिक मजबूती का काम किया और उसका परिणाम भी मिला कि भारत में आज़ादी हुई। और उसका ही परिणाम था कि जेलों में लोगों की भर्ती हुई। नहीं तो लोग जेल में जाती दूसरे दिन थाने से जमानत करवाने की, या माफ़ी मांगने वाले लोग थे, माफ़ी भी उस समय के लोग थे। उस दौर में एक ऐसी पौध सेवा दल ने तैयार की जो कि 11-11, 10-10 साल जेल और काले पानी की सजा, और भगत सिंह जैसे मृत्यु को आत्मसात करने वाले योद्धा, आज़ादी के योद्धा भी सेवा दल की सोच से प्रेरित थे। तो हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इस देश की आज़ादी में और कांग्रेस की मजबूती में सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप कहीं कंपैरिजन मानते ही नहीं आरएसएस के बीच में? कंपैरिजन नहीं है, उनकी तरफ से हमेशा प्रचारक तैयार किया जाता है और प्रचारक का कार्य होता है कि एक भोपू ले, ये माइक ले और उस माइक को कहीं भी बात को आगे जाकर कहे, जबकि सेवा दल विचारक तैयार करता है। वो डंडे से तोड़ने की बात करते हैं, डंडे से डिक्टेट करने की बात करते हैं, और सेवा दल झंडे से, इस देश में तिरंगा झंडा है वो सेवा दल की देन है, हम झंडे से जोड़ने की बात करते हैं। वो लोगों के बीच में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक संप्रदायवाद, ये सब फैलाकर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। हम इस भारत को एक सूत्र में जोड़कर एक मजबूत और एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में काम करने वाला संगठन है। तो सेवा दल और आरएसएस का कहीं नहीं। सेवा दल का गठन तब हुआ जब कांग्रेस सेवा दल के ही कुछ लोगों ने समय के साथ में अपनी राजनीतिक असुरक्षा की भावना के साथ में उनको ये महसूस हुआ कि हमारा इसमें नहीं होगा, तो उन्होंने अलग से सेवा दल में एक हिंदू संगठन खड़ा करने की कोशिश की, जिसका तात्कालिक हमारे जो बुद्धिजीवी और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो वो एक अलग तरीके से हुआ। सेवा दल आप हम देख रहे हैं कि कांग्रेस 50 साल के कांग्रेस के शासन में हमेशा जनता की सेवा का काम किया। आरएसएस के पास में जब सरकार बनी, तो सरकार बनते ही उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने पक्ष में लेकर, और एक तरीके से कहें कि आरएसएस के पक्ष में, आरएसएस के लोगों और सोच के पक्ष में सिस्टम को पैरालाइज करने का काम किया, जबकि कांग्रेस सेवा दल ने सिस्टम को मजबूत करने का हमेशा काम किया। आपका अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना है कि जो आरएसएस है उसका सरकार के कार्यों में दखल है, सेवा दल इससे अलग है? सेवा दल का दखल सरकार के कार्यों में कभी भी नहीं होगा। हम जनता की सेवा करने के लिए और सरकार की योजनाओं को, आज देखिए आज़ादी के समय जब हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन कम थे, पत्रकारिता का विकास जो आज हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का तब नहीं था। उस समय में सेवा दल सरकारी योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाता था, उनके रजिस्ट्रेशन करवाते थे, और लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने में सेवा दल का बहुत भूमिका रही है। आरएसएस के लिए कहा जाता है कि कक्षाएं, उनके नियम, उनके अनुशासन, उनके सिद्धांत वो सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं। सनातन धर्म है ही नहीं। आरएसएस ने हमेशा हिंदू धर्म की बात की है। कांग्रेस से डरकर उन्होंने सनातन शब्द का उपयोग करना शुरू किया है। सनातन धर्म में जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने एक पुस्तक आरएसएस और हिंदू धर्म आज से बहुत साल पहले लिखी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। उसकी एक लाइन में आपको बताऊं कि उनका एक प्रश्न था कि अगर आरएसएस हिंदू धर्म के प्रति समर्पित संगठन है, तो आरएसएस के मुख्य जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उन्होंने अपनी विल में ये लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में किया जाए। जबकि नेहरू जी की पत्नी की मौत विदेश में हुई,
बावजूद उसके पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार किया गया। उसी तरीके से जब आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कुंभ को प्रदूषण से युक्त बताया कि ये कुंभ की वजह से प्रदूषण हो रहा है, उस समय अंग्रेजों ने कुंभ पर बैन लगाया। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आंदोलन में एक आंदोलन खड़ा किया, तोड़ते हुए पहली डुबकी कुंभ में लगाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुंभ स्नान आज हो रहा है। तो कांग्रेस वास्तव में सभी धर्मों की समान रूप से आदर करने वाली, इज्जत करने वाली और भारत में सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आधा समय पूरा हो गया राजस्थान में, क्या आप मानते हैं, क्या उनको नंबरिंग देते हैं, कैसा उनका कार्यकाल मानते हैं? उनके कार्यकाल को हम 0 नंबर देते हैं, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो एक नाम, ऐसे परसेप्शन बनाकर एक नाम से चुनाव जीतती है, धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीतती है और सिर्फ उनके पास कांग्रेस की नेगेटिव बातों को प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस की बातें नेगेटिव नहीं होती, बातों को नेगेटिव प्रचारित करने के अलावा इनके पास खुद की कोई नीति नहीं है, जनता के पक्ष में कोई नीति नहीं है। इनकी एक संगठन के प्रति जवाबदेही है और उसी के लिए ये लोग काम करते हैं, उसी सोच के लिए काम करते हैं। देश की आम जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता सरकार में 0 के बराबर है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक वोट नहीं है। अभी जो एक तो मान ही सकते हैं इस बात को तो कि भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल जी को सीएम बनाया, जो कोई जाना माना चेहरा नहीं था, तो नए लोगों को मौका तो पार्टी दे ही रही। 200 विधायक है, सबको 1-1 महीना विधायक बनो, क्या ये प्रयोग राजस्थान में सफल हो सकता है? बीजेपी के पास 115 या 10-12 विधायक जितने भी, सबको 1-1 महीने के लिए विधायक बनो। नए नए चेहरे रोज देखो ना, क्या नयापन हमेशा सुखदायी हो, जनता के लिए फलदायी हो, ये जरूरी नहीं है। अनुभव मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स। आप इसको यूं नहीं कह सकते क्या कि जैसे कांग्रेस में तो स्थापित चेहरे हैं वही बार बार सत्ता में आते हैं और बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है? बीजेपी में स्थापना का कोई संबंध नहीं है। जो आजादी की स्थापना में जिनका योगदान नहीं है, जिसमें देश में मजबूत सरकार खड़ा करने की स्थापना में जिनका योगदान नहीं है, वो अस्थापित लोग हैं। वो हमेशा तोड़ने का ही काम, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वो हमेशा तोड़ने का काम करें। जो लीक बनी होगी उसको तोड़ा जाएगा। इस देश में मोदी के सिस्टम के अलावा हर सिस्टम को तोड़ा जा रहा है और इनके पास कहां लोग हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से माइग्रेट लोग हैं, शुभेंदु सोरेन, शुभेंदु जो अधिकारी है वो कांग्रेस है। इनके पास आज भी 185 MP कांग्रेस के लोग। आज भी ये राज चलाने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस के माध्यम से ही देखना चाहती है। तो ऐसी मजबूत, जिनको लोग समझते हैं, लेकिन ऐसी कमजोर पार्टी भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुई। जो आप उठापटक देख रहे हैं, आज MP MLA को खरीदा जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह। आप देखना समय देते कि जिस दिन इनकी सरकार पर कोई गाज जनता की गिरेगी, ये लोग 4 गुनी स्पीड से दूसरे दलों की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आप करते हो वो भरना पड़ता है। तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जो स्थिति अभी कांग्रेस बीजेपी का है वो रेशियो विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कांग्रेस की देश राहुल गांधी जी को बहुत आशा की नजर से देख रहा है। आज जैन जी, जैन अल्फा, चाहे दलित की आवाज हो, चाहे पिछड़े वर्ग की आवाज हो, चाहे भारत में एक नव सरकार की स्थापना की तरफ हो, राहुल गांधी जी की तरफ बहुत आशा से जनता देख रही है। और अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आज भी निष्पक्ष हो जाए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख ले, असम के चुनाव को देख ले, वो पूरी तरीके से मैनेज चुनाव थे। अगर आज जनता अगर अपने निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, सरकार अगर निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में अगर कांग्रेस की बढ़त मिलती है तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री बनना तो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए बोलना मेरे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। हम संगठन लोग हैं, हम पार्टी की सेवा करते हैं, विचारधारा की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ये है कमल कल्ला, जो राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सेवा दल के और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी हैं सेवा दल के, और गुजरात प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के संगठन प्रभारी भी है। कमल जी, आपने 360 से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है।